हेलो, नमस्कार साथियों। आज जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि है। उनकी पुण्यतिथि पर मैं जो है आज आपको कुछ उनके बारे में जो है बहुत छोटी-मोटी जानकारी उनके बारे में तो कहना बहुत ही कुछ है। लेकिन जो है हम कुछ ही बातें जो है यहाँ पर आपको बताते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है, ठीक ना? क्योंकि जो उनको अच्छे से नहीं जानते हैं ना, उनको मानते नहीं हैं। लेकिन हम एक टीचर होने के नाते, एक विद्यार्थी होने के नाते इनको बहुत मानते हैं, बहुत सम्मान भी हम इनका करते हैं, ठीक ना? क्योंकि इनका योगदान जो है बहुत अधिक है, पढ़ाई पर, संविधान में, सब जगह जो है। तो जानते हैं उनके बारे में। जन्म आप सभी को पता है 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ और आज ही के दिन 6 दिसंबर और 1956 को जो है इनको इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। आपको पता है क्यों? क्योंकि देखिए अंबेडकर जी ये बौद्ध धर्म को मानते थे, ठीक ना? बौद्ध धर्म को मानते थे, तो बौद्ध धर्म के अनुसार जिनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनकी मृत्यु को जो है महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इसीलिए जो है मतलब मृत्यु की तिथि, देहावसान, ठीक ना? तो महापरिनिर्वाण के नाम से जो है जाना जाता है। अब समझते हैं कि ये पढ़ाई तो पढ़ाई जो है लंदन से किए थे, अपने दम पर किए थे, पढ़ाई के दम पर ही, अपनी काबिलियत के दम पर किए थे। क्योंकि इनके पास उतना पैसा नहीं था कि ये अपने पैसे से जो है, घर के पैसे से जो है, जा कर के विदेश में पढ़ाई कर सकें। उस ज़माने की बात है 1900 के। इस ज़माने में किसी की है हैसियत कि जो विदेश में जा कर के पढ़ सके? नहीं। वही नेता-वेता के बेटा यही जा सकते हैं, अंबानी-अडानी के बेटा यही जा सकते हैं। लेकिन आम गरीब में से नहीं कोई जा सकता है। लेकिन ये पढ़ने में इतने अच्छे थे, इतने काबिलियत थे कि इनको स्कॉलरशिप मिली और स्कॉलरशिप से जो है छात्रवृत्ति से ये विदेश पढ़ने गए। विदेश पढ़ने का मौका मिला, मन से पढ़ाई भी किए और लंदन से ये बैरिस्टरी किए। कहा ये भी है कि ये 3-3 जो है पीएचडी भी किए हैं, 3-3 सब्जेक्ट से। यहाँ एक सब्जेक्ट में आदमी पीएचडी कर लेता है तो मरे जो है एकदम सीना फुला के चलता है, पीएचडी किए हैं, प्रोफेसर हैं। लेकिन ये जो है 3 बार पीएचडी किए थे। इनका एक जो है बहुत अच्छा कथन भी है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो इसे जितना पिएगा उतना ही दाढ़ेगा और सही बात भी है। और अगर अगर आपके पास ज्ञान, आपके अंदर ज्ञान अगर है ना, तो आप कहीं भी, किसी भी क्षेत्र में महारत हासिल कर सकते हैं। इसीलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो संविधान सभा में कैसे इनको एंट्री मिली, इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए संविधान सभा का चुनाव 1946 में होना था, ये आपको मतलब मालूम ही होगा। तो इनको जो है बम्बई से चुनाव लड़ना था, बम्बई से चुनाव लड़े, ये हार गए। लेकिन इनका संविधान में आना बहुत ज़रूरी था, इसलिए कहा गया कि आप बंगाल से लड़ जाइए। आखिर आपको तो सीट आना ही आना है, तो बंगाल से चुनाव लड़े, जीत भी गए। लेकिन जब बंगाल विभाजन हो गया ना, तब ये जो है पूर्वी बंगाल वाले हिस्से से जीते थे। और आपको पता होगा कि पूर्वी बंगाल पाकिस्तान के हिस्से में चला गया, जब बँटवारा हो गया तो। अब इनकी सीट चली गई, क्योंकि ये पाकिस्तान के साथ जाएँगे नहीं। तो जब इनकी सीट जो है चली गई, तब जो है बीएन राव बीएन राव जानते होंगे या नहीं जानते हैं तो हम आपको बता देते हैं। बीएन राव जो है ना, ये जो है सीजेआई, ठीक ना? मतलब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ये जज के पद पर काम किए थे। तो बीएन राव जो है राजेंद्र प्रसाद जी से कहते हैं कि आप कुछ भी करिए, कैसे भी करके अंबेडकर जी को लेकर के आइए संविधान सभा में। संविधान में उनको होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनका इतना पढ़ा लिखा कोई नहीं था। तब जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो बीजी खेर, बम्बई के, ये जो है उसमें प्रांत न होती थी, तो वहाँ के ये प्रधानमंत्री थे, बीजी खेर। बीजी खेर से कहे कि एक काम करिए कि आप जो है अपने यहाँ से किसी एक को हटाइए पद से और वहाँ अंबेडकर जी को रखिए। तब वहाँ जो है बम्बई प्रांत में इनको बैठाया गया और एम आर जयकर इनको इस्तीफ़ा देना पड़ा। ये इस्तीफ़ा दिए और उनकी सीट पर ये जो है बैठे। तो पहले चुनाव कहाँ से लड़े थे?
बंगाल से, ठीक ना? मुंबई वाला नहीं उतना माना जाता है। पहले बंगाल से चुनाव लड़े, फिर बाद में मुंबई, ठीक ना? ये है। जब जीत गए तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए, 7 लोग थे इनको लेकर के, और उसमें ये क्या थे, अध्यक्ष के पद पर थे। इनको क्या किया गया कि संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए कहा गया था कि आप जो है संविधान का प्रारूप तैयार कर लिए, क्योंकि सभी को अपने अपने काम बांट दिए गए थे कि आप इस पर नियम बनाइए, आप इस बारे में लिखिए। लेकिन इनको क्या था, सबको चेक करना था कि आपकी बातें कितनी हद तक सही है, आपका नियम कहाँ तक लागू होगा, कब तक ये चल पाएगा। तो इन सब की व्याख्या करना, सबकी जांच पड़ताल करना इन्हीं की जिम्मेदारी थी। सब कुछ करने के बाद ये जो है अपनी रिपोर्ट जो है संविधान सभा को दे देते हैं, और उस पर 3 वाचन होते हैं, ठीक ना? तो वो लंबा टॉपिक है, छोड़िए। प्रारूप समिति के अध्यक्ष ये रहते हैं। बार बार पूछा भी जाता है प्रश्न कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, ठीक ना? अब बड़ा ये इम्पोर्टेंट है कि संविधान की आत्मा, वैसे ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, लेकिन पूछा भी जाता है, जानकारी होना चाहिए कि संविधान की आत्मा तो यहाँ कई चीज़ों को कहा गया है। जैसे प्रस्तावना, जो प्रेम्बल है, तो कोर्ट, न्यायपालिका, न्यायपालिका जो है प्रस्तावना को जो है संविधान की आत्मा मानती है। संविधान की आत्मा, क्योंकि उसमें जो है पूरा जो है संविधान के बारे में ही जो है एक कहा जाए कि कोई भी आप बुक लिखते हैं ना, बुक लिखते हैं तो उसकी प्रस्तावना देनी पड़ती है ना कि भाई हम इस बुक में क्या-क्या लिखें, किस बारे में है। तो प्रस्तावना भी क्या है, उसी तरह से संविधान के बारे में जो है बताता है। तो कोर्ट कहता है कि ये संविधान की आत्मा है। लेकिन वहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू किसको, अनुच्छेद 19 को कहते हैं कि नहीं, ये संविधान की आत्मा होनी चाहिए। संविधान की आत्मा अनुच्छेद 19 होना चाहिए। अनुच्छेद 19 आपको बता दें कि अनुच्छेद 19 में जो है स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का कहना है कि अगर हमें स्वतंत्रता मिलेगी ही नहीं, तो इस संविधान का मतलब ही क्या है? तो संविधान हमें स्वतंत्रता दिलाता है, इसलिए हम आत्मा जो है अनुच्छेद 19 को कहेंगे। लेकिन इनसे भी अच्छी बात अम्बेडकर जी कहते हैं कि नहीं, संविधान की आत्मा जो है अनुच्छेद 32 होना चाहिए। संविधान की आत्मा को कौन-सा? अनुच्छेद 32 को अम्बेडकर जी मानते हैं। अनुच्छेद 32 में हम आपको बता दें कि अनुच्छेद 32 में क्या है? तो अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 में कई खंड हैं, कई सेक्शन हैं, जब उनको पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल में आपको जानकारी मिलेगी, लेकिन हम आपको ऊपरी-ऊपरी बता दें कि अनुच्छेद 32 में ये कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति संविधान का अगर हनन करता है, किसी भी अधिकार का हनन करता है, अगर हमारे मौलिक अधिकार को कोई छीनता है, तो संविधान उसकी रक्षा करेगा। अनुच्छेद 32 यही है। कितना सही बात है। हम नियम बना दिए, नियम लागू कर दिए, लेकिन उस नियम को मानने वाला ही नहीं कोई हो। लेकिन मानने वाले हों, लेकिन अगर उसका कोई उल्लंघन करता है तो उसको दंड देने वाला कोई हो ही नहीं। उस पर जो है कानून सुनवाई ही ना करे, तो ऐसे कानून का क्या मतलब है? इसलिए अम्बेडकर जी कहते हैं नहीं, अनुच्छेद 32 जो है सही मायने में क्या है? संविधान की रीढ़ है, संविधान की आत्मा है। वहीं ऑस्टिन जो है भाग 4 को कहता है, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो ये कुछ जानकारियाँ जो है हम आपको देना चाहते थे। तो इसे पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।